गुड मॉर्निंग, जय हिंद। और हम लोग यूनिवर्स चैप्टर में बहुत सारा लेक्चर अभी तक कर चुके हैं, जिसमें से 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मून के बारे में। मून हमारा 7वां लेक्चर होगा और आज हम लोग मून के बारे में जानेंगे कि मून का उत्पत्ति कैसे हुआ, चांद कैसे बना, चांद कितने साल पहले बने, चांद का ग्रेविटी हमारे पृथ्वी से उसका आकार कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ठीक है। और विभिन्न चीज़ों के बारे में, चांद के फेज के बारे में जानेंगे कि चांद की कितनी सारी कलाएं हैं और जितने सारे फेज बन रहे हैं, कभी छोटा कभी बड़ा, इसके बारे में जानेंगे। चांद पे कभी चांद हम लोग को अमावस्या के रूप में, कभी हम लोगों को पूर्णिमा के रूप में दिखाई देता है, उसके बारे में भी जानेंगे। कभी पृथ्वी अंधकार हो जा रहा है रात के समय, कभी पृथ्वी में चांद के कारण रोशनी रह रहा है, इसके बारे में भी जानेंगे। इन सारी तथ्यों के बारे में, चांद के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन हम लोग एक क्लास में इसको स्टडी नहीं कर सकते हैं, लगभग इसका 3, 4 या 5 क्लास आ सकता है, जिसको चांद को हम लोग डीपली और 1 बाई 1 करके जानते जाएंगे। तो आज हम लोग चांद के बारे में सबसे बेसिक क्लास जान लेते हैं। तो चांद के बारे में हमारा बेसिक क्लास क्या है? चांद के बारे में जो बेसिक क्लास है, देखिए, ये हमारा है, आसमान में दिखाई देता है, ये हमारा चांद है। देखिए कितना सुंदर करके लिखा हुआ है इसका, मून। अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है ना? ये क्या है? मून। आप लोगों को जानकर ये आश्चर्य होगा, गर्लफ्रेंड है। कैसे? जैसे चांद को पृथ्वी का नहीं बोले, जनरली मान के चलिए कि चांद को रात का रानी कहा जाता है। लीजिए, चलिए, जो भी हो, चांद हमारे माँ, उतना गंदा सोचने के लिए अच्छा नहीं। क्लास को हम लोग आज हम, और चांद के बहुत सारे फेजेस हैं, इसके तो सब स्टडी हम लोग करते जाएंगे। अगर आपसे पूछ, चांद हमारे है, ये हमारा पृथ्वी है। हमारे पृथ्वी को, हमारे पृथ्वी की जमीन को यदि 4 हिस्सों में बांटे, ठीक है, एक हिस्सा जमीन ले लीजिए, उसका एक हिस्सा जमीन लगभग चांद, और उठ जाता है। ठीक, इसके साथ ही चांद हमारे सौर मंडल आ जाते हैं, जैसे जुपिटर
अभी तक बहुत सारे चांद पर मिशन भेजे जा चुके हैं, जो कि सबसे पहले अपोलो मिशन भेजा गया था। उस अपोलो मिशन में ठीक है 3 व्यक्ति गए थे, जिसमें से पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। और नील आर्मस्ट्रांग पूरे हमारे पृथ्वी के वो सबसे पहले व्यक्ति थे जो चांद पर पहला कदम रखे थे। ठीक है, इसके बाद एल्ड्रिन साहब रखे थे, और एक व्यक्ति थे जो कि चंद्रमा के कक्षा में ऊपर ही घूम रहे थे, वो नीचे नहीं आए थे। ठीक है, अब आइए, चांद जो है अपना प्रकाश छोड़ता है। चांद अपना प्रकाश छोड़ता है किसके सहायता से? चांद अपना प्रकाश सन के सहायता से अपना प्रकाश छोड़ता है। किसके सहायता से अपना प्रकाश छोड़ता है? यानी चांद का अपना कोई भी रोशनी नहीं है। चांद का अपना कोई भी क्या नहीं है? चांद का अपना कोई भी रोशनी नहीं है। चांद को रोशनी कहाँ से प्राप्त होता है? सूरज से। वेरी गुड। चांद को रोशनी कहाँ से प्राप्त होता है? सूरज से रोशनी प्राप्त होता है, और उसी सूरज के रोशनी को चांद क्या करता है? रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी को भेज देता है। चांद जब अपना रोशनी पृथ्वी को भेजता है तो चांद की रोशनी पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, 1.3 सेकंड का समय लगता है। और चांद को पृथ्वी का एक परिक्रमा पूरा करने में, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है जिसमें हम लोग रहते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारा क्या है? चांद है। ठीक, चांद को पृथ्वी का एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 27 दिन का समय लगता है। कितना दिन का समय लगता है? लगभग 27 दिन का समय लगता है। 27 दिन 3 घंटा का समय लगता है, उसको हम लोग राउंड फिगर में 27 दिन लेके चले। तो अगर पूछे कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो उपग्रह दिखाई देता है, जो हमारा चांद है, हमारे चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना दिन का समय लगता है? 27 दिन का, लगभग 27 दिन का समय लगता है, जो कि चांद अपने धुरी पर भी लगभग इतना ही दिनों में घूमता है। जिस कारण हमारे पृथ्वी से चांद का मात्र 59% भाग ही हम लोगों को दिखता है। ठीक है, यदि पूछे आपसे कि हमारे पृथ्वी से चांद का जो हिस्सा है, कितना हिस्सा हम लोग देख पाते हैं? मात्र 59% हिस्सा ही हम लोग देख पाते हैं। चांद का पूरा हिस्सा हम लोग नहीं देख पाते हैं। चांद के पूरे हिस्से को शायद ही हम लोग कभी देख भी पाए, क्योंकि चांद जब पृथ्वी का परिक्रमा करता है और चांद जब अपना धुरी पर परिक्रमा करता है, अपना धुरी पर जब घूमता है, तो दोनों का डेज जो है सेम मैचिंग कर जाता है, जिस कारण हम लोग चांद के एक ही हिस्सा को देख पाते हैं। अब आइए, चांद दिन के समय, क्या जी? चांद दिन के समय चांद में जो टेम्परेचर रहता है वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना गर्मी रहता है? टेम्परेचर कितना रहता है? 100 डिग्री सेल्सियस इसमें क्या रहता है? टेम्परेचर पाया जाता है। ठीक है, दिन के समय चांद का टेम्परेचर क्या रहता है? 100 डिग्री सेल्सियस। वही चांद रात के समय -180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चला जाता है। याद रहेगा? अगर आपसे पूछे कि दिन के समय चांद का टेम्परेचर क्या रहता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि काफी गर्म रहता है। रात के समय चांद का जो टेम्परेचर है वो सीधा उल्टा से भी डबल चला जाता है, और वो कैसे चला जाता है? वो माइनस में चला जाता है, जिसका गर्मी कितना रहता है? जिसका टेम्परेचर कितना रहता है? 180 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी चांद रात के समय पूरी तरीके से क्या होता है? ठंडा हो जाता है। चांद की जो धरती होती है, चांद की धरती के जो वहां पर पाए जाने वाले जितने भी सारे धूल कण हैं, वो लगभग हमारे पृथ्वी में आप लोग देखे होंगे सीमेंट। क्या देखे होंगे? आप लोग देखे होंगे सीमेंट, लगभग सीमेंट की तरह ही दिखता है। चांद में पाए जाने वाले जितने भी सारे धूल कण है, जितने भी सारे डस्ट है, जितने भी सारे धूल है, जो चांद की सतह पर बिछी हुई है, चांद की सतह पर पाए जाने वाले धूल सीमेंट की तरह ही दिखता है, उतना महीन कण पाए जाते हैं। और किसी किसी जगह पर वो महीन कण इतने अच्छे से फैले होते हैं कि किसी को महसूस ही नहीं होता है। लगभग चांद की सतह से 10 से 15 फीट ऊंचाई तक रहता है। यदि आप अपने पैर को धीरे ना रख के यदि कस के रखेंगे, तो हो सकता है कि आप उस धूल कण के सतह में आपका पैर या आपका शरीर पूरी तरीके से अंदर चला जाए। ठीक है,
तो चांद के जो धूल कण पाए जाते हैं वो सीमेंट की महीन कण की तरह पाया जाता है। इसीलिए कभी अगर जीवन में चांद के पार जाने का अगर मौका मिले तो गलती से भी अपना पैर उस जगह पर मत रख दीजिएगा, नहीं तो वहीं पर बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या अब आइए, ये था हमारे चांद के बारे में धूल सतह कहानी। जब चांद पर कोई एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, जब चांद पर कोई एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो वे लोग खास तरह के सूट पहन के जाते हैं। क्या पहन के जाते हैं? खास तरह के वो लोग सूट पहन के जाते हैं। खास तरह के सूट पहन के वो लोग क्यों जाते हैं? खास तरह के सूट पहन के जाने के पीछे रीजन यह है कि हमारे चांद में बहुत ज़्यादा सूरज से गर्मी में आता है जो कॉस्मिक रेज कहलाते हैं। और कॉस्मिक रेज कौन सा रेज? कॉस्मिक रेज, ठीक है, इंसानी शरीर के लिए, जंतु जानवर के शरीर के लिए भी बहुत खतरनाक होता है। जिस कारण यहाँ से जितने भी सारे एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष वैज्ञानिक जाते हैं वो लोग क्या पहन के जाते हैं? स्पेशल तरह के सूट पहन के जाते हैं ताकि वहाँ के कॉस्मिक रेज और वहाँ पर पाए जाने वाले जितने भी सारे ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो वह हमारे शरीर में ना छुए और हमारे शरीर को बर्बाद ना करे। चांद में अगर पानी किसी ने खोजा है, चांद में अगर पानी किसी ने खोजा है, बता सकते हैं चांद में पानी सबसे पहले किस देश ने खोजा है? चांद पर अगर पानी सबसे पहले किसी देश ने खोजा है तो हमारा ही देश है। भारत वो सबसे पहला कंट्री है जो चांद पर पानी का खोज किया है। लेकिन इसके साथ ही चाइना ने भी, किसने? इसके साथ ही चीन ने भी एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। चीन ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया। चीन ने एक नया कीर्तिमान क्या हासिल किया है? उन्होंने चांद पर ठीक है नॉर्मल टाइप के पेड़ भी उगाकर देखे हैं। ठीक है, नॉर्मल टाइप के क्या उगा के देखे हैं? पेड़ भी उगा के देखे हैं। और देखिए चांद, ये हमारे चांद है और चांद पे आप लोगों को बहुत सारे काले धब्बे दिखाई देते होंगे। चांद में क्या दिखाई देते होंगे? बहुत सारे काले धब्बे आप लोगों को दिखाई देते होंगे। वो काले धब्बे, आपसे अगर पूछे कि वो काले धब्बे क्या है तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि वो काले धब्बे क्या है? वो काले धब्बे क्या है? हमारे यूनिवर्स में, हमारे सोलर सिस्टम में, यूनिवर्स को छोड़िए हमारे सोलर सिस्टम आइए, हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ठीक है, जो कि चांद में आकर वहां का वायुमंडल कमजोर होने के कारण बहुत सारे उल्का पिंड आकर चांद की धरती पर गिर जाते हैं। चांद की धरती पर गिर जाने के कारण बहुत सारे छोटे बड़े क्या बन जाते हैं? गड्ढे बन जाते हैं। उन सारी छोटे बड़े गड्ढे को हम लोग क्या कहते हैं? उन सारी छोटे बड़े गड्ढे को हम लोग क्रेटर कहते हैं। उन सारी छोटे बड़े गड्ढे को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। और उन सारी छोटे बड़े गड्ढों में, उन सारी छोटे बड़े गड्ढों में सूरज का जो रोशनी है, सूरज का रोशनी जो है ठीक ठाक ढंग से नहीं पहुंच पाता है। सूरज का रोशनी ठीक ठाक ढंग से नहीं पहुंच पाने के कारण चांद के इन्हीं सारे जो गड्ढे हैं वो क्या दिखाई देते हैं? काले रंग के धब्बे में दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? काले रंग के धब्बे में दिखाई देते हैं, जो कि हमारे पृथ्वी से भी दिखाई देते हैं, चांद के अपने कुछ पहाड़ भी है। चांद की जो सबसे बड़ी खासियत है, वहां पे वायुमंडल कमजोर होने के कारण, ठीक है, वहां पे जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, चांद में जो भी पदार्थ अभी तक पाए जाते हैं वो जैसे वैसे ही स्थिर है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे पृथ्वी से, अमेरिका से जो सबसे पहले एस्ट्रोनॉट गए थे जिनका नाम नील आर्मस्ट्रांग था, नील आर्मस्ट्रांग जब पहली बार वहां पे कदम रखे होंगे, उनके जूते का जो छाप, उनके पैर का, उनके सूट का जो नीचे का तलवा का जो छाप वहां पे पड़ा होगा, वो छाप उतने सालों से लेकर आने वाले कई अरबों सालों तक वो छाप वैसे ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ के वायुमंडल इतने कमजोर है कि वहाँ पे हवा जल्दी उड़ता ही नहीं, हवा से कोई भी डस्ट पार्टिकल उड़ता ही नहीं है, और नहीं उड़ने के कारण वहाँ पर कोई भी छाप अगर किसी प्रकार की सिंबल अगर बना दीजिए तो वो सिंबल आने वाले कई 100 सालों अरबों सालों तक वैसे ही रह सकते हैं। क्या सही या गलत? सही या गलत? इसके बाद चांद की और भी बहुत सारी खासियत है। चांद की और भी बहुत सारी क्या खासियत है? चांद के कारण ही, किसके कारण? बोलिए जी, किसके कारण? चांद के कारण ही हमारे पृथ्वी में क्या आता है? टाइड आता है। चांद के कारण ही हमारे पृथ्वी में क्या आता है? चांद के कारण ही हमारे पृथ्वी में टाइड आता है। टाइड समझते हैं आप लोग? ज्वार भाटा। चांद के कारण ही हमारे पृथ्वी में क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। कभी कभी आप देखिएगा समंदर का पानी एकदम बहुत सारा उछाल मारते हुए किनारे की तरफ आ जाता है और फिर समंदर का पानी बैक होके समंदर में वापस चला जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन चांद है।
कैसे, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे, इसका पूरा डीप कहानी। अभी इसके बारे में नहीं जानते, अभी इतना ही जानिए कि चांद के कारण ही हमारे पृथ्वी पर क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। अब हम लोग चलते हैं दो चीज के बारे में। दो चीज देखिएगा, मानिए ये हमारा पृथ्वी है, मानिए का मानना ही है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी से यदि चांद नजदीक रहे, पृथ्वी से यदि क्या रहे, पृथ्वी से यदि चांद नजदीक रहे, कभी कभी चांद पृथ्वी के नजदीक रहता है, कभी कभी चांद पृथ्वी से बहुत दूर पड़ रहता है, कभी कभी चांद पृथ्वी से क्या रहता है, बहुत दूरी पर रहता है। और इसको आप एक अंडाकार पथ में बना दीजिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिप्टिकल पाथ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिप्टिकल पाथ। और जब आप इसको एलिप्टिकल पाथ में बनाइएगा, ठीक है, जब इसको एलिप्टिकल पाथ में बनाइएगा, चांद जब पृथ्वी से बहुत दूर हो, चांद जब पृथ्वी से क्या हो, चांद पृथ्वी से चांद यदि अधिकतम दूरी पर हो, कैसे हो, अधिकतम दूरी पर हो, पृथ्वी से चांद यदि अधिकतम दूरी पर हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपभू कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में इसे हम लोग अपभू कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, इसे हम लोग अपभू कहेंगे। और पृथ्वी से यदि चांद नजदीक हो, पृथ्वी से क्या हो, पृथ्वी से अगर चांद अगर नजदीक हो, इसे हम लोग क्या कहेंगे, उपभू कहेंगे। याद रहेगा, याद रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर पृथ्वी से चांद बहुत दूरी पर हो, यदि पृथ्वी से चांद की दूरी यदि अधिकतम हो, तो उसे हम लोग अपभू नाम से उसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे। यदि पृथ्वी से चांद की दूरी यदि कम हो, पृथ्वी से चांद की दूरी अगर कम हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपभू कहेंगे। अपभू को इंग्लिश में कहते हैं एपिग्यू, अपभू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, APIGUE, एपिग्यू, ठीक है। अपभू को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, एपिग्यू कहते हैं। और उपभू को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिग्यू कहते हैं। उपभू को हम लोग क्या कहते हैं, इसकी इंग्लिश में कहते हैं हम लोग पेरिग्यू। याद रहेगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, फिर से इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यदि पृथ्वी से चांद की दूरी अधिकतम हो, तो चांद उस दूरी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, अपभू के नाम से या एपिग्यू के नाम से। यदि पृथ्वी से चांद की दूरी यदि कम हो, तो उसको हम लोग क्या चीज के नाम से जानेंगे, पेरिग्यू के नाम से, और उपभू के नाम से हम लोग उसको जानेंगे। कोई दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। हमारी पृथ्वी से चांद जब बहुत बड़ा दिखाई दे, हमारी पृथ्वी से चांद जब नजदीक हो, पृथ्वी से चांद जब नजदीक हो और चांद यदि बहुत बड़ा साइज का दिखाई दे, तो इसे हम लोग कहते हैं सुपर मून। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सुपर मून। याद रहेगा, फिर से बोले एक बार, हमारी ये पृथ्वी है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी से यदि चांद की बहुत ज्यादा नजदीकी हो, यदि पृथ्वी के बहुत करीब हो चांद, करीब होने का मतलब कि इधर 1-2 हाथ, अरे भैया नहीं, 3,84,000 किलोमीटर है, उससे हो सकता है कुछ नजदीक आ जाए, ठीक है। उस समय चांद बहुत बड़े आकार का दिखाई देगा। और उस समय चांद जब बहुत बड़े आकार का दिखाई देगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सुपर मून कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, सुपर मून कहेंगे, जो कि चांद बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, ठीक है, जो कि चांद बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। भारत भी कोशिश कर रहा है चांद पर बहुत सारा मिशन भेजने के लिए, कई सारे मिशन गए भी है, जो इसमें दो मिशन फेल हो गए, लेकिन हम लोग का जो चंद्रयान 3 मिशन था, वो हम लोग सक्सेसफुली वहां पर उतार दिए हैं। आने वाले कुछ सालों में हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग वहां पर इंसान भी भेज पाए, दूसरे कंट्री की तरह हम लोग वहां पे इंसान भी भेज पाए, ताकि हमारा भारत भी दुनिया में एक अच्छा सा अपना स्थान रख पाए। इसके बाद हम लोग चांद के बहुत सारे क्लासेस, चांद के इतना ही क्लास नहीं है, इसके बाद चांद के बहुत सारे क्लासेस है, आगे हम लोग क्लासेस भी देखेंगे। हम लोग इसके बाद चांद के फेज के बारे में देखेंगे। क्या चीज के बारे में देखेंगे, फेजेस ऑफ मून। क्या चीज के बारे में देखेंगे, फेजेस ऑफ मून, यानी चांद की कलाएं। फेजेस ऑफ मून में क्या होगा, चांद की कलाएं। मानिए कि ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर जब आप खड़े रहेंगे, तो पृथ्वी पर चांद कभी बड़ा दिखाई देगा, पृथ्वी से चांद कभी छोटा दिखाई देता है, उससे भी छोटा दिखाई देता है, फिर यहाँ पर दिखता ही नहीं है, फिर इधर आइएगा तो फिर इधर भी आपको छोटा दिखाई देगा। ऐसे करते करते चांद की बहुत सारी क्या बनती है, चांद की बहुत सारी कलाएं बनती है। चांद की बहुत सारी क्या बनती है, चांद के बहुत सारी फेजेस बनते हैं। ये फेजेस बनते कैसे हैं, इसका क्या इतिहास है, ठीक है, इसका क्या साइंस स्ट्रक्चर है, इसके सब चीज के बारे में हम लोग आगे क्लास में स्टडी करेंगे। ज़्यादा लंबा क्लास इसलिए नहीं ले रहे हैं, छोटा छोटा क्लास ले रहे हैं, ताकि आप लोगों को भी यूट्यूब में क्लास देखने में इंटरेस्टेड लगे, ठीक है ना, छोटे समय में अच्छी चीज़ों को आप लोग सीख पाए। तो
आज हम लोग क्लास को इतना ही रहने देते हैं, आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फेजेस ऑफ मून के बारे में। बोलिए जय हिंद, और फिर से हम लोग मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट लेक्चर को लेकर।